रात का समय था। कासगंज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तब ये घर की दीवार के सहारे 3 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए कूद गए। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोला, और नंबर 1, और तुम्हें पता है ना और तुम्हें क्या करना है? ओ हाँ भाई, मुझे पता है नंबर 2। उनका साथी नंबर 3 जो उन सब में उन दोनों से नाटा था, गुस्से से बोला, अरे ये क्या नंबर 1 नंबर 2 लगा रखा है? चोरी करके अपना काम खत्म करते हैं। मगर उन तीनों को नहीं पता था कि उस घर का मालिक सोया नहीं था, बल्कि जागकर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। घर का मालिक अपनी पत्नी से बोला, मुझे लगता है बाहर चोर है भाग्यवान। अरे तो जेम्स बॉन्ड की तरह दरवाजे पर कान रखे उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? क्या घर में चोरी होने का इंतजार कर रहे हो? दरवाजा खोलकर चिल्लाओ। मकान मालिक ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और सामने खड़े हुए तीसरे नकाबपोश को देखकर चिल्लाते हुए बोला, अरे गबरू, तू तो अब दिन दहाड़े घरों में घुसकर चोरियां भी करने लगा। ये सुनकर गबरू ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया और अपने दोनों साथियों से बोला, अरे मैंने कहा था ना कि नंबर 1 नंबर 2 नाम से कुछ नहीं होगा संपत और कपटा। इस घर के मकान मालिक को कैसे पता मेरे बारे में बे? वो इसलिए क्योंकि सारे कासगंज में तुम ही इतने छोटे हो, लेकिन तुमने ये स्वयं बता दिया कि तुम्हारे साथ चोरी करने संपत और कपटा आए हैं। मकान मालिक की बात सुनकर संपत चिल्लाते हुए कपटा और गबरू से बोला, अबे देखते क्या हो? अबे अपनी जान बचाकर भागो। कुछ ही देर में ये चिल्लाएगा और सारा कासगंज इकट्ठा हो जाएगा और मार मार कर फिर हमारा भरता बना दिया जाएगा बे। संपत, कपटा और गबरू दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगे। सारे गांव में जगार हो गई। गबरू भागता हुआ बोला, अरे यार, लगता है सारे गांव वाले जाग गए बे। अबे भागते रहो। गबरू, अगर कहीं पकड़े गए तो आज खैर नहीं बे। अरे लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ बे? अबे टेंशन मत ले। अबे अपन है ना, अपन एक ठिकाना जानता है बिड़ू। यहाँ से कुछ दूर एक खंडर जैसा कुछ बना हुआ है। अपन वहाँ जाकर छुप जाएंगे। हाँ, उस खंडहर के अंदर कोई डर के मारे नहीं जाता। कहते हैं कि उस खंडहर में भूत रहते हैं, समझे? अबे ओ गोबर गबरू, हमें भूत प्रेतों के चक्कर में क्यों फंसा रहा है बे? गबरू कहीं क्या बे? अबे पागल हो गया क्या तू? अबे सुन लो, तुम दोनों से बड़ा भूत इस संसार में कोई नहीं, समझे? कुछ ही देर में वो तीनों एक खंडहर के सामने खड़े हुए थे। अबे अंदर चलते हैं। मैंने कहा था गांव वाले खंडहर के अंदर नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खंडहर के बाहर नहीं आते। गबरू की बात सुनकर वो दोनों तुरंत खंडहर के अंदर घुस गए। गबरू, खंडहर के अंदर तो बहुत ही अंधेरा है। अबे तो तुझे क्या लगता है कि हम तीनों भागकर किसी 5 स्टार होटल में आए हैं क्या? जो यहाँ पर बत्तियां जल रही होंगी बे। तभी कपटा की नजर झाड़ियों में पड़े हुए एक चिराग पर पड़ी जो रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रहा था। गबरू, वहाँ देख, सामने कुछ पड़ा हुआ है जो अंधेरे में चमक रहा है। गबरू की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अबे मुझे तो ये अल्लादीन का चिराग लगता है बे। इतना बोलकर गबरू ने उस चिराग को उठा लिया और उन दोनों की ओर देखकर बोला, अबे क्या बोलते हो बे तुम दोनों बे? अबे क्या चिराग को घिस दूं? हो सकता है कि इसमें से कोई जिन बाहर निकल कर बाहर आ जाए और हम तीनों रातों रात अमीर बन जाएं बे। तो नहीं गबरू बे, अभी नहीं। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, समझा? एक काम करते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं, तब तक गांव वाले भी यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह संपत, कपटा और गबरू खंडहर से बाहर निकल आए। अबे अब देर मत कर गबरू, और जल्दी से चिराग को घिस और सस्पेंस खत्म कर। पता चले कि ये चिराग वाकई जादू है या फिर ऐसे ही कोई इसको फेंक गया है। गबरू तुरंत चिराग को घिसने लगा। अगले ही पल चिराग के अंदर से बहुत सारा धुआं निकलकर एकत्रित हो गया और धुएं ने एक बहुत ही विशाल मानव की आकृति धारण कर ली। क्या हुक्म है मेरे आका? गबरू खुशी से चीखता हुआ बोला, अबे ओए, अबे ये तो वाकई अलादीन का चिराग निकला बे। अबे अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अबे कौन है बे तुम? है बे?
जब तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ तो इतने खुश क्यों हो रहे थे आका? अरे मैं एक जिन हूँ, क्योंकि ये चिराग तुमने घिसा है, इसीलिए मैं केवल तुम्हारा ही हुक्म मानूंगा और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अबे गबरू, अबे जल्दी से इस जिन से बहुत सारा सोना और चांदी मांग ले बे। अरे सोना और चांदी अगर बाजार में बेचने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, समझे? ज्यादा हीरो बन रहे हो हैं। वैसे भी हम सब चोर के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक काम कर, इससे बहुत सारा कैश मांग ले, कैश हैं। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। जो मेरे आका बताएंगे मैं वही करूंगा। तो ठीक है फिर। मेरी पहली इच्छा ये है चिराग के जिन कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, समझा? और एक आलीशान बहुत बड़ा महल जैसा बंगला वो भी चाहिए। और जो है सुन 4 कारें चाहिए, और कारें जो है ना वो मर्सिडीज की होनी चाहिए, समझा? गबरू की बात सुनकर जिन्न क्रोधित होकर बोला, अपनी औकात भूल गए हो आका। मुझे देखो, मैं इतना बड़ा जिन होकर हजारों सालों से इस छोटे से चिराग के अंदर रह रहा हूँ, और तुम 1.5 फुट के होकर बहुत बड़ा बंगला मांग रहे हो, ऊपर से 4 कारें भी मांग रहे हो, जबकि तुम्हारी शक्ल ये बता रही है कि तुमने अपने जीवन में साइकिल भी नहीं खरीदी। जिन्न की बात सुनकर गबरू बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। अबे ये क्या बकवास है? अबे तुम वाकई कोई जिन विन हो कि नहीं हो? अबे हाँ, मैं वाकई जिन ही हूँ, क्योंकि तुम अपनी पहली इच्छा बता चुके हो, जो कि तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अब तुम कल दोबारा चिराग घिसना, तब तक मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर जिन्न फिर से धुएं के रूप में आकर चिराग के अंदर समा गया। जिन्न गायब होते ही संपत गुस्से से गबरू से बोला, अबे क्या जरूरत थी बे अपनी औकात से ज्यादा मांगने की? है बे? अबे तो मुझे क्या पता था कि वो जिन मेरी इच्छा पूरी करने की बजाय मुझे मेरी औकात याद दिला देगा, है बे? अबे अब ये सब छोड़ो, अब केवल 2 ही इच्छाएं बची हैं। अब जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना, समझे? चलो, जब तक कहीं दूसरे गांव में जाकर पेट पूजा करके आते हैं। चलो। संपत, कपटा और गबरू तीनों एक ढाबे पर जाकर बैठ गए। संपत गबरू से बोला, तो क्या सोचा बे गबरू? जिनसे अब दूसरी इच्छा क्या मांगोगे? गबरू बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अबे मेरा ख्याल है कि जिनसे कुछ नया मांगते, समझे? देखो, हमने अब तक कासगंज में जितने भी लोगों को टोपी पहनाई है ना, और चोरियां वोरियां की हैं, कासगंज के लोग हमारी सारी चोरियां भूल जाएं और केवल हमारी अच्छाई याद करें, ऐसा मांग लेते हैं। अबे अच्छाई हमने कभी कोई की है बे? बस हमारी की हुई चोरियों को ही भूल जाएं, यही काफी है। और हाँ, जब कासगंज के लोग हमारी की हुई सारी चोरियां भूल जाएंगे, तब हम फिर से चोरियां शुरू कर देंगे गबरू। अबे ये परफेक्ट आइडिया यार। हाँ। वो तीनों बेसब्री से कल का इंतजार करने लगे। अगले दिन गबरू, संपत और कपटा एक खेत में चले गए। गबरू चिराग को घिसने लगा। चिराग के घिसते ही जिन्न फिर से हाजिर हो गया और गबरू की ओर देखकर बोला, मेरे आका, अब केवल तुम्हारी 2 ही इच्छाएं बची हैं। अबे हाँ, मुझे पता है, समझे? देखो, मैं और मेरे ये दोनों दोस्त जो है ना, उन्होंने कासगंज में बहुत चोरियां की है, समझे? और कल ही हम चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो हम जो है अब ये चाहते हैं कि हम तीनों ने अब तक कासगंज में जितनी भी उल्टी सुल्टी हरकतें की है ना, तो कासगंज के लोग वो सारी हरकतें भूल जाएं, समझे? और कल की घटना भी भूल जाएं। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा मेरे आका। अब मुझे नींद आ रही है।
इतना बोलकर जिन्न फिर से धुएं में परिवर्तित होकर चिराग के अंदर समा गया। संपत खुश होकर बोला, चलो अच्छा है, कम से कम एक इच्छा तो पूरी कर दी जिनने। चलो बे चलो, चलते हैं। कासगंज वाले अब तक सब कुछ भूल चुके होंगे। चलो चलो। वो तीनों कासगंज की ओर चले गए। उन तीनों ने कासगंज में कदम रखा ही था कि तभी झुमरी ने दौड़ते हुए आकर गबरू के गले में हार डाल दिया और मुस्कुराती हुई बोली, अरे कासगंज के लोग तो आप तीनों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गबरू आहिस्ता से संपत और कपटा से बोला, अबे यार, जिनने तो वाकई कमाल ही कर दिया। मैं हाँ गबरू, कल से चोरी करना फिर से शुरू कर देंगे। चलो जल्दी से मेरे घर पर। मेरे पिता और इस गांव के मुखिया ने तुम तीनों के लिए ढेर सारे व्यंजन बनवाए हैं। तुम तीनों गांव के सबसे अच्छे और सुंदर नौजवान जो हो। संपत, कपटा और गबरू खुश होकर झुमरी के साथ कासगंज के मुखिया के घर चले गए। मगर जैसे ही वो घर पर गए तभी गांव वाले हाथ में डंडे पकड़े हुए वहां पर एकत्रित हो गए। गांव के लोगों के हाथों में डंडा देखकर गबरू मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, झुमरी तो बता रही थी कि आपने हमारी दावत की है, फिर ये गांव वाले यहाँ डंडा लेकर क्यों खड़े हुए हैं? वो इसलिए कि कल तुम तीनों जो है यहाँ पर जो कारनामा करके गए हो ना, उससे आसपास के गांव में कासगंज का सर शर्म से झुक गया है। चोर कहीं के। अरे देखते क्या हो, मारो इन तीनों को, मारो। गांव वाले बुरी तरह से लाठियां डंडे लेकर तीनों के ऊपर चिपट गए। गबरू, संपत और कपटा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से सीधे भागते हुए जंगल की ओर आ गए। अबे ये अलादीन का चिराग है, हमारे लिए कोई मुसीबत का चिराग है। अबे अब मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बे। अरे उस जिन को दोबारा बुला और पूछ कि हमारी दूसरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। अबे ये काम तो अब अगले दिन ही हो सकता, समझा। वो तीनों बेसब्री से कल का इंतजार करने लगे। वो तीनों रात भर खेत में पड़े रहे। अगली सुबह गबरू फिर से चिराग खींचने लगा। चिराग में से जिन्न हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? अबे ओ जिनके बच्चे, क्या लगा रखा है? क्या हुक्म है, क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? मैं तुम्हें जो हुक्म देता हूँ, मेरे हुक्म की तामील तो बिल्कुल भी नहीं होती है बे। तुमने तो कहा था कि कासगंज के सारे लोग हम तीनों की चोरियों को भूल चुके हैं, मगर तुम जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हम तीनों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि अभी तक हमारा शरीर बुरी तरह से दुख रहा है। जब आपने चिराग घिसा था मेरे आका, तब मैं सो रहा था और मैं जागने के बाद भी कुछ घंटे नींद में ही रहता हूँ। हो सकता है मैंने नींद में कह दिया, मुझे याद नहीं। लेकिन अब क्योंकि तुम अपनी 2 इच्छाएं मांग चुके हो, अब तुम्हारे पास केवल आखिरी इच्छा ही बची है। जल्दी बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? गबरू डरते हुए अपने दोनों दोस्तों की ओर देखने लगा। संपत डरते हुए गबरू से बोला, अरे मैं कहता हूँ इससे कोई इच्छा भी मत मांग, ये हमें फिर भी मुसीबत में फंसवा देगा, बता रहा हूँ। हाँ। अबे चुप, एक बार इच्छा बताने में क्या अर्ज है? अबे हो सकता है कि आखिरी इच्छा ये पूरी कर ही दे। तभी उन तीनों के कानों में एक गांव वाले की आवाज टकराई। अरे कासगंज वालों, वो तीनों वहाँ खेतों में हैं, जल्दी आओ और इन सब की हालत टाइट कर दो। हाँ। अबे अगर इससे कुछ मांगना है तो केवल इतना मांग ले कि ये हमें यहाँ से काफी दूर ले जाकर छोड़ दे। अगर ये गांव वाले यहाँ पहुँच गए तो इस बार तो हम पक्का जेल के लॉकअप में ही नजर आएंगे। हाँ। अबे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बे। इतना बोलकर गबरू जिन्न से बोला, अबे सुन, अबे हम तीनों को कासगंज से बहुत दूर छोड़ दे, और वो भी कुछ ही सेकंड में, समझा?
ताकि गांव वाले हमें ना पकड़ पाए, समझा बे? इसका मतलब मैं तुम तीनों को सही जगह पहुंचा दूं। हाँ हाँ, सही समझा बे, सही समझा, बिल्कुल सही समझा तू। अगले ही पल संपत, गबरू और कप्ता ने अपने आप को कासगंज के थाने के अंदर पाया। पुलिस इंस्पेक्टर उन तीनों को देखकर चौंकते हुए बोला, अरे मुझे तो तुम तीनों की तलाश थी। कल ही कासगंज का मुखिया तुम तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा कर गया है। कह रहा था कि तुम तीनों ने कासगंज में आतंक मचा रखा है। अब तो तुम्हें मेडल मिलना ही चाहिए भाई। अरे हवलदार, अरे देखते क्या हो, इन तीनों को हवालात के अंदर बंद कर दो। हवलदार ने उन तीनों को धक्के देकर हवालात के अंदर बंद कर दिया। तभी वो जिन्न वहाँ पर फिर से हाजिर हो गया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। गबरू गुस्से से जिन्न से बोला, अबे क्या खाक पूरा कर दिया बे? तूने तो हमें पुलिस लॉकअप में डलवा दिया। अबे आज तक हमें पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, समझा? वो क्या है कि मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक साधारण जिन हूँ। हजारों साल पहले इसी बात से क्रोधित होकर एक साधु महाराज ने मुझे इस चिराग के अंदर कैद कर दिया था। मुझ में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी। है बे? क्या बोल रहा है बे? इसका मतलब तू अल्लादीन का चिराग नहीं है क्या? नहीं, उन साधु महाराज ने कहा था कि भविष्य में 3 मूर्ख तुझसे उल्टी सीधी वस्तुएं मांगेंगे जो कि तू पूरी नहीं कर पाएगा। जब वो अपनी आखिरी इच्छा मांगेंगे तो तेरे आजाद होने का समय आ जाएगा। अब मैं तो जा रहा हूँ दोबारा सोने के लिए। अब केवल तुम्हारे हाथ में ये चिराग है। इसे देखते रहना और मुझे कभी नहीं भूलना। इतना बोलकर जिन्न वहाँ से गायब हो गया। संपत, कप्ता और गबरू थाने में बेहोश हो गए।